आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में बच्चों को दुलार करने की योगी आदित्यनाथ की शानदार तस्वीरें भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वो लखनऊ में अपने आवास पर बच्चों को चॉकलेट देते नजर आए। सीएम यहां जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने करीब 125 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को इलेक्ट्रॉनिक वॉकिंग स्टिक दी तो बच्चों को चॉकलेट देकर अपना प्यार जताया। सीएम ने यहाँ एक बच्ची को अपनी गोद में भी उठा लिया। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शिखर धवन का क्रिकेट खेलने का एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल शिखर मुंबई में बालाजी सनातन मठ पहुंचे थे जहां उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान शिखर ने पहले बल्लेबाजी भी की तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन्हें गेंदबाजी करते नजर आए। फिर शिखर ने गेंद थामी जिस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शॉट मारते दिखाई दिए। शिखर धवन के साथ यहाँ उनकी दोस्त सोफी शाइन ने भी आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनोखे तरीके से बारात निकली। दरअसल वहां बारातियों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए टेंट भी साथ ले जाया गया, यानी बारात में चलता फिरता टेंट। इस टेंट के नीचे चल रहे लोगों को गर्मी से राहत मिली और फिर मस्ती में आगे चलते रहे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ युवकों को वाहन के ऊपर बैठकर खतरनाक स्टंट कर रील बनाना महंगा पड़ गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इन तीनों युवकों की पहचान की और फिर इस गाड़ी का 5,000 रुपए का चालान काट दिया। ऐसे में ये तीनों युवक कान पकड़कर पुलिस से माफी मांगते नजर आए। हमने तत्काल ही इसको सत्य संज्ञान लेते हुए इन लड़कों को ट्रेस आउट किया, जिसमें सादा वाली, इसरार और तंजीम खान, ये तीनों सागर विशा के रहने वाले हैं। इनको ट्रेस करके इनको राउंड अप किया और वाहन इसमें लगा हुआ था वो पवन नाम के व्यक्ति का था बुलेरो, जो कि बिजली विभाग में लगा हुआ था, उसको जब्त किया और इसमें 5,000 का हमने चालान भी काटा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक दंपत्ति की ओर से भू समाधि लेने की कोशिश के मामले पर प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। एसडीएम ने बताया कि ये परिवार जहां कब्जा लेना चाहता था वो सरकारी जमीन है, जबकि उनके पास पहले से ही एक मकान बना हुआ है। वो किसी भी तरह से सरकारी भूमि पर कब्जे के पात्र नहीं है। इससे पहले इस दंपत्ति ने भू समाधि लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर अधिकारियों ने उन्हें समझाते हुए जमीन से बाहर निकाल दिया था। जाँच में प्राप्त हुआ कि बुच्ची देवी पत्नी राम नरेश गाटा संख्या 2845 पर कब्जा चाहती है, जिस पर वो भू समाधि लेने का प्रयास कर रही थी। गाटा संख्या 28 हमारी नवीन पट्टी की श्रेणी में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर महिलाओं में पति के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ी। यूपी के मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर शव को प्लास्टिक के ड्रम में सील कर दिया। इस भयानक कांड की जारी चर्चा के बीच एक के बाद एक इस तरह की वारदात सामने आ रही। अब मेरठ में ही एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, लेकिन उसे सांप काटने से हुई मौत की घटना बताने की कोशिश में जुट गई। हालांकि ये उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसलिए ऐसी वारदातों को लेकर न सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है, बल्कि दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाने की जरूरत है। कोई पति को मारकर ड्रम में शव को बंद कर प्रेमी के साथ घूमने चली गई। किसी ने पति का गला घोंटकर हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ शव को ठिकाने लगा दिया। किसी ने प्रेमी और उसके साथियों से अपने पति की हत्या करवा दी। और अब एक बार फिर वैसी ही घटना सामने आई है, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ पति की जान लेने के बाद उसके सांप से काटे जाने से मौत का रूप देने की कोशिश की।
आखिर महिलाओं को हो क्या गया है जो एक के बाद एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे रही हैं? ताज़ा मामला भी उसी यूपी के मेरठ का है, जहां मुस्कान नाम की महिला ने बड़े शातिर तरीके से अपने पति की मौत को अंजाम दिया था और अब मेरठ में ही प्रेमी के संग मिलकर मुस्कान जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन हत्या को छिपाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। महिला ने प्रेमी से सांप मंगवाया और फिर पति की हत्या के बाद उसे सांप के काटने से हुई मौत बताने की कोशिश की। ये मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है, जहां अमित नाम के युवक की सांप के काटे जाने से मौत होने की बात सामने आई। बताया गया कि सांप ने अमित को 10 बार डसा और उसकी मौत के बाद भी सांप शव के नीचे बैठा रहा। लेकिन जब अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि अमित की मौत दम घुटने से हुई, यानी सांप की कहानी रची गई थी जबकि उसकी हत्या की गई थी। हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने। इस व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना मिली थी, अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया कि दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और परिजनों से संपर्क करके इस विषय में तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया। फिर घटना के विषय में तत्काल ही कुछ ही घंटों के अंदर जानकारी मिल गई थी। इसमें संलिप्त उसकी पत्नी और जो उसके गांव का ही जिससे उसका प्रेम संबंध था अमरदीप, उसको गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा जा रहा है। इन लोगों के बीच लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस मृतक पति को इस विषय में जानकारी हो गई थी, जिससे उसका वाद विवाद होता रहता था। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि सांप काटने से इस तरीके से प्रिटेंड किया जाए कि सांप काटने से उसकी मौत हो गई है। रविता और अमरदीप दोनों की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि हत्या को सांप के काटे जाने की बात बताने के लिए सांप का खास तौर से बंदोबस्त किया गया था। खुद आरोपी अमरदीप ने ये कबूल किया है। रविता ने कहा कि सांप ले आओ किसी से, उनको इसका कटाई अच्छा चलते हैं। तो फिर जो गाँव का राजकुमार नाम का लड़का है उसने मुझे नंबर दिया, बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात कर ले। मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे। और मुझे फिर 10 में सांप दे 1000 रुपये। फिर रात को रविता की कॉल गई कि सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब गला दबाया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप। अमरदीप ने ये भी बताया है कि अमित से उसकी लड़ाई हुई थी और अमित की पत्नी रविता ने बताया था कि अमित उसके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते रविता उसे सबक सिखाना चाहती थी। अमरजीत की मां उसके बेटे और अमित में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट होने की बात तो कह रही है, लेकिन प्रेम संबंध या हत्या के बारे में किसी तरह की जानकारी से वो इनकार कर रही है। उन्हें घर पे बुलाए, हम पैसे ले जा, और उन्हें गाली दी तो मारपीट हुई। उन लड़के की गैल उसकी दोनों की मारपीट आई, उनका लड़के का मार का हाथ काट दिया, बड़ा लड़का लेकर गया। अब उस दिन क्या हुआ, ये जब अमित मरा है उस दिन क्या घटना हुई है उसका कोई पता नहीं जी हमें। रविता और अमित की जो है अब से 7-8 साल पहले इन लोगों का प्रेम हुआ होता और ये गांव में ही रहते थे। ये जो लड़का है अमरदीप और अमित एक साथ काम करते थे। तो इसी दौरान कहीं ना कहीं इन लोगों का संपर्क हुआ, रविता का और अमरदीप का। और शायद मुझे ऐसा भी लग रहा कि 15-20 दिन पहले इनमें झगड़ा भी हो गया था, अमित में और इसमें। और ये जो है उस दौरान में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और तब से इन लोगों में मनमुटाव चल रहा था। अमित और अमरजीत साथ में काम करते थे। अमित की मां के मुताबिक 20 दिन पहले भी उनके बेटे के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अमित को हमेशा से रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया गया था, जिसमें उनकी खुद की बहू शामिल थी। 1 साल से हमारे घरों आवे जावे था। अब हमें माँ बेटों को यो नहीं पता था और किसमें फर्क है। हमारे परिवार ने देख लिया था कि इस लोंडे को यहाँ बैठाओ ना। हमें माँ बेटों को ऐसा विश्वास दे रखा था, क्या विश्वास नहीं आया। माँ को जरूर बेटे की आती है, वहाँ विश्वास नहीं आया। जो हमने कहा तुम्हारा बेटा क्या करता, अरे माँ मेरी बेइज्जती करवा रहे। घर से बुला कर ले गई, अभी 20 दिन नहीं हुए जब फैसले का कागज दे कर गई थी। घर से 2 भैया बुला कर ले गए, छत्ती पे गोड्डे धर कर इस तरीके से हमारा, इस तरीके से जो 15 दिन पहले मारा था। हाँ 20 दिन ही हुए, 20 दिन में दोबारा मार कर खत्म कर दिया।
मेरठ में ही जिस तरह से मुस्कान नाम की महिला ने पति की हत्या के बाद उसे छिपाने की साजिश रची थी, उसी तरह इस घटना में भी सांप के काटने से अमित की मौत होने की बात फैला दी गई। लेकिन इस पैतरे की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी। कुछ दिन पहले ही मेरठ के ब्रह्मपुरी में सौरभ हत्याकांड का खुलासा हुआ था, जिसमें मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके एक नीले ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया था। इसके बाद दोनों घूमने हिमाचल प्रदेश के कसोल चले गए थे। हालांकि अब दोनों की जिंदगी जेल में कट रही है। कुछ महिलाएं जो अभी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वायलेंस किया मर्दों पर, उन्होंने झूठी केसेस की हस्बैंड पे, फैमिली मेंबर्स पे, बूढ़े माँ बाप पे, या कोई बहन भाई दूर जहाँ रहता है वो सब पे किया, और लॉ का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे केसेस में ये ऑब्जर्व किया है कि जो लॉज महिलाओं की अच्छाई के लिए बनाए गए थे, वो उन्होंने उनका दुरुपयोग किया है। मुस्कान कांड के बाद तो जैसे ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें पत्नी ही अपने पति की जान की दुश्मन बन गई। 2 दिन पहले ही हरियाणा के भिवानी में हुई ऐसी ही घटना का खुलासा हुआ। रवीना नाम की महिला को उसके पति प्रवीण ने उसके यूट्यूबर प्रेमी सुरेश को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसके चलते रवीना और सुरेश ने गला घोंटकर प्रवीण की हत्या कर दी और फिर दोनों शव को बाइक पर लेकर गए और शहर से बाहर एक नाले में फेंक दिया। 25 मार्च को ये घटना हुई थी और दोनों शव को ठिकाने लगाने देर रात घर से निकले थे। 3 दिन बाद नाले से प्रवीण का शव मिला था, लेकिन मौत की वजह का पता नहीं चला था। 25 मार्च के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर शव को ठिकाने लगाए जाने की बात का पता चला। पुलिस ने रवीना से जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला साफ हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शव मिलने से सनसनी मच गई थी। इस मामले में शव की पहचान शाहपुर के रहने वाले राहुल उर्फ गोल्डन के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि राहुल की पत्नी और उसके प्रेमी युवराज ने मिलकर बियर की बोतल और गुप्ती के वार से हत्या की थी। राहुल की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी युवराज समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाएं क्रूर तरीके से अपने ही पति की जान क्यों ले रही हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कानून जो है ना जेंडर न्यूट्रल नहीं है। सबको पता है कि जो महिलाओं के लिए कानून बने थे उनका वो एक हथियार की तरह यूज कर रही हैं। हर जगह पे डराने, देखिए पहले डराती धमकाती हैं, फिर उसके बाद जब डरता धमका नहीं पाती, कामयाबी नहीं हासिल होती, तब मार डालती है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है, हम परिवारों से दूर जा रहे हैं। हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, परिवारों से सब दूर जा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अभी देखिए यूट्यूबर ने कर दिया, यूट्यूब पे रील्स बनाते बनाते उसने अपना हस्बैंड का मर्डर कर दिया, तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के वही पैटर्न वही है, हस्बैंड से पीछा छुड़ाना है। तो परिवार है नहीं, माँ बाप को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, तो परिवार में कोई समझाने बुझाने वाला भी नहीं है, किसी का खुली लगाम है, जिधर मर्जी चले जाए, कोई भय खौफ है नहीं। अब तो ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिसमें महिला अपने पति को छोड़कर अपने होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो जा रही हैं। यूपी के अलीगढ़ में हुई इस घटना की चर्चा खूब हो रही है, जिसमें महिला अपने घर, परिवार, पति, बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और पुलिस के सामने आने के बाद भी महिला अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी है। अपने ही घर में पतियों की जान की दुश्मन बन रही महिलाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि पुरुषों के खिलाफ महिलाओं के इस कदर क्रूर होने से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते ऐसी वारदात को रोकने के लिए हॉर्न बजाया जाए, ताकि परिवारों को टूटने और बिखरने से बचाया जा सके। मेरठ से उस्मान चौधरी, भिवानी से जगबीर सिंह, बुरहानपुर से अशोक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेजस्वी के सीएम चेहरे पर नहीं बनी सहमति, तो उधर न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ की नाराजगी आई सामने। सुप्रीम कोर्ट से पूछा, आप राष्ट्रपति को किस आधार पर दे सकते हैं निर्देश? आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। उन पर विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में रेड हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दुर्गेश पाठक को गुजरात का जिम्मा मिलने की वजह से टारगेट किया गया। पार्टी ने पिछले महीने गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 के लिए गोपाल राय को प्रभारी और दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया था। उधर बीजेपी ने पलटवार किया कि जो भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं उन सब तक धीरे धीरे सीबीआई पहुँचेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेता शामिल हुए। इनमें तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल रहे। इस बैठक में सीट शेयरिंग समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने डीपीएस द्वारका समेत 11 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया। आरोप है कि ये स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। इसके साथ ही कुछ स्कूल हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे थे, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। सरकार के मुताबिक फीस बढ़ोतरी की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए स्कूलों का ऑडिट किया जा रहा है, जिसमें से करीब 600 स्कूलों का ऑडिट पूरा कर लिया गया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान फिर चर्चा में आ गया। दरअसल वाड्रा ने दोहराया कि वो राजनीति में आएंगे। ईडी की पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि वो जरूर राजनीति में आएंगे। साथ ही तीसरे दिन भी पूछताछ पर वाड्रा ने कहा कि उनसे पुराने सवाल ही दोहराए जा रहे हैं। जरूर आऊंगा, लोगों की इच्छा से आऊंगा। अगर लोग चाहेंगे तो आऊंगा और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊंगा। कांग्रेस के लिए और उभर के आऊंगा और कांग्रेस के लिए मेहनत करूंगा। महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। दरअसल वहां राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। इसके तहत मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी अनिवार्य कर दिया गया। सरकार इस नीति को धीरे धीरे लागू करेगी, जो 2025-26 में कक्षा 1 से शुरू होगी और 2028-29 तक सभी कक्षाओं तक पढ़ाई जाने लगेगी। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें फिलहाल केंद्र के जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। बावजूद इसके कानून का विरोध कर रहे सियासतदान सुनवाई के दौरान कोर्ट की कही गई बातों को अपनी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कानून के समर्थक कह रहे हैं कि कानून को लेकर कोई संशय है ही नहीं। कानून पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा और अब मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश देते हुए स्टे नहीं लगाया है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति भी नहीं बदलेगी। वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से संबंधित मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा है कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी। यानी कि जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली हैं, वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड हैं, वक्फ बोर्ड के नाम से गस्टेड हैं, उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा भी दिया गया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह इससे संतुष्ट नहीं नजर आए, लेकिन कानून का विरोध कर रहे दूसरे दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश दिखे और इसे अपनी जीत बताने की कोशिश करते रहे।
मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का अंदाज भी कुछ जीत मिलने जैसा ही रहा, जिसका जवाब यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने दिया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबका सम्मान, विपक्ष का भी सम्मान किया है और हमारा सत्ता पक्ष के जो हमारे वकील हैं उनकी भी बात को स्वीकार करते हुए इसकी अगली डेट 5 तारीख लगाई है। तो इससे ये मान लिया जाए कि जो कानून है उसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को लेकर कोई बात नहीं खड़ी की है। वहीं एडवोकेट हरिशंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही मतलब समझाने की कोशिश की। जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिकल रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग बता रहे हैं वैसा नहीं है। सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सारे विषय को एग्जामिन कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कोई एक्ट चैलेंज होता है तो उसकी वैधानिकता को जज करे। नंबर 1, अभी किसी प्रकार का जो ये लोग कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई मिल गया, स्टे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई एक्ट चैलेंज होता है या कोर्ट सामने कोई बात आती है तो कोर्ट की सबसे पहली बात ये होती है कि यथास्थिति रखी जाए जब तक सुनवाई न हो, कोई चेंज न हो। कुल मिलाकर अब आगे नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजरें टिक गई हैं। केंद्र सरकार ने जिस विचार के साथ वक्फ संशोधन कानून बनाया वो विचार सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में है। सरकार को उन सवालों के जवाब हफ्ते भर में देने हैं। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश अंतिम आदेश ना बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ही होगा कि ये कानून की इमारत जिसके नीचे की नींव हिला दी गई हो या हटा दी गई हो और इमारत बनाए रखने को कहा गया हो। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। इस पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। अमेरिका और जापान के बीच टैरिफ निगोशिएशन का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। शेयर बाजार लगातार चौथे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। गुरुवार को सेंसेक्स 1509 अंक उछलकर 78,553 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 414 अंकों पर 23,851 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में तेजी जारी है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 70 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 98,170 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कमी आई। चांदी 1400 रुपए गिरी। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 98,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 29 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 35 पैसे हो गई।
पिछले साल चाय के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिससे भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। भारतीय चाय बोर्ड के मुताबिक पिछले साल यानी जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान भारत का चाय निर्यात रिकॉर्ड 254.67 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया, जबकि 2023 में ये 231.69 मिलियन किलोग्राम था। स्कोडा ने अपनी सेकंड जनरेशन कोडियाक एसयूवी को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 47 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट स्पोर्ट लाइन और लॉरिन एंड क्लेमेंट में बाजार में उतारा है। लॉरिन एंड क्लेमेंट वेरिएंट की कीमत करीब 49 लाख रुपए है। स्कोडा ने हाल ही में भारत में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में अपनी इस नई कार को पेश किया था। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी डिजिटल गवर्नेंस की। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य के लोगों की सुविधा के लिए हाईटेक तरीका अपनाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसी साल मनमित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस की शुरुआत की। सरकार ने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9552300009 दिया है, जिसके जरिए लोगों को सीधे मोबाइल फोन पर कई तरह की नागरिक सेवाएं मिल रही है। व्हाट्सएप गवर्नेंस के जरिए लोग आधार से जुड़े मोबाइल नंबर से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड जैसे कई जरूरी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म मनमित्र के जरिए लोग बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही लोग व्हाट्सएप पर बस टिकट, तिरुपति समेत तमाम बड़े मंदिरों में सेवाओं की बुकिंग कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मनमित्र पर अभी लोगों को 250 से ज्यादा सरकारी सेवाएं मिल रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल जून तक मनमित्र के जरिए लोगों को 500 से अधिक सेवाएं मिले और आगे इसे बढ़ाकर 1000 से अधिक किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर नारा लोकेश ने इसी साल 30 जनवरी को व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मनमित्र को लॉन्च किया था। सरकार लोगों को लगातार मनमित्र से जुड़े व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल फोन में सेव करने के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मनमित्र के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर जानकारी देने का अभियान भी चलाया हुआ है। मनमित्र प्लेटफॉर्म को चैटबॉट के जरिए इतना यूजर फ्रेंडली बनाया गया है कि इसे अनपढ़ लोग भी बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मनमित्र के जरिए मोबाइल फोन पर अभी तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जाहिर है, आज के डिजिटल दौर में जब हर काम घर बैठे मोबाइल पर चुटकियों में हो रहा है, ऐसे में सरकारी सेवाओं को व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाने की पहल तारीफ के काबिल है। इस पर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। आइए सुनते हैं। क्या यूपी में या फिर दिल्ली में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो तमाम तरह की जो चीज़ इनके लिए आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है वो आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जितनी जनता के लिए सुविधाएं उनको आसानी से मिलेगी, जनता उतनी ही सरकार के समर्थन में आगे खड़ी रहेगी। क्यों जनता के पास बहुत एक ही काम नहीं है ना कि ऑफिस जाकर के अपना काम सलटा है, और भी दिनचर्या का काम है, बच्चों को स्कूल भेजना, अपने काम पे जाना, ठीक है, और तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम कहाँ होता है पब्लिक को। और दूसरी चीज़ है कि ऑफिस जाने में खर्चा होता है और वहाँ जाने पे टाल मटोल होती है। अगर वो चीज़ें व्हाट्सएप पे आ जाएगी तो क्या होगा कि जनता जो है आसानी से अपना। अगला सवाल मेरा वही था कि जो छोटे मोटे काम के लिए यहाँ अथॉरिटी जाना पड़ता है, आप PWD के ऑफिस जाते हो, छोटे मोटे काम जो है अगर आपके व्हाट्सएप पे होने शुरू हो जाए, या आप उन छोटे काम के लिए जब ऑफिस जाते हो सरकारी दफ्तर में, तो कितनी दिक्कतें होती हैं आपको? नहीं, बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि बड़े साहब नहीं है, आप फाइल छोड़ जाओ, हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो लेकिन जब व्हाट्सएप पे अगर इंक्वायरी फास्ट होगी और आपके प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सोल्व किए जाएंगे। नहीं, जगह जगह जाना तो वो अच्छा नहीं है। अगर हम घर बैठे या दफ्तर से मेल, ऑनलाइन, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। सरकार अगर इस ढंग की कदम उठा रही है तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे, और ये सारी समस्याएं दूर उसको देखा जाता है। अगर मैं रिटर्न में दूंगा तो उनकी टाइम नहीं है, और ईमेल हमारी प्रूफ होती है और वो देखते हैं, हम आगे कंप्लेन करते हैं तो उसी को हम रिवाइज कर देते हैं। व्हाट्सएप पे ही सारी काम हो जाएंगे तो जाने नहीं पड़ेगा ना किसी डिपार्टमेंट में। अभी सरकारी काम के लिए आप जब डिपार्टमेंट्स में, दफ्तरों में जाते हैं तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कतें ही होती हैं। एक लाइसेंस बनवाने जाओ, महीने भर नहीं बनता। सिंपल है, अगर व्हाट्सएप पे होगा तो 4 दिन में बन जाएगा। बहुत दिक्कत होती है, कोई भी सरकारी आदमी कोई काम नहीं करता, बिना लिए दे पैसे मांगते हैं, कोई बड़ी काम नहीं होती। ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और कुछ अच्छा करते भी नहीं। कहीं भी चले जाओ किसी भी गवर्नमेंट उसमें महकमे में, कहीं कुछ नहीं होता। बस ये है कि टाइम बच जाएगा और अपने काम अच्छे होंगे। बहुत दिक्कत होता है, लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगना पड़ता है, समय जाता है। और अगर ये व्यवस्था हो जाएगा तो बहुत बेस्ट रहे। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने नासिक में अपनी सभा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। इस दौरान उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें शिवसेना के संस्थापक रहे बाला साहेब ठाकरे की तरह आवाज एआई से तैयार की गई। बाला साहेब का ये एआई भाषण वहां जनसभा में दिखाया गया। इस जनसभा में उद्धव ठाकरे समेत कई नेता शामिल हुए। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आज तुफान गर्दी दिसते। अरे नाशिक म्हटल्यावर गर्दी उसळणारच। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल अब व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट तक शेयर कर सकेंगे। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ 60 सेकंड तक की थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया। इस तरह अब आप लंबे और कंटिन्यू वीडियो को बिना एडिट किए सीधे स्टेटस पर लगा पाएंगे। सैमसंग ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी M56 5G है। ये स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M55 5G का अपग्रेड वेरिएंट है। सैमसंग गैलेक्सी M56 5G को आप अमेज़न से खरीद सकते हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली NCR के किसान अपनी जमीन से लाखों की कमाई कर रहे हैं, वो भी घर बैठे। इतना ही नहीं, वो सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमा रहे, बल्कि क्रिकेट खिलाड़ियों को खेल के मैदान भी उपलब्ध करा रहे हैं। यहीं से भविष्य में कोई बड़ा सितारा भी निकलेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज से 58 साल पहले एक फिल्म आई थी उपकार, जिसका ये बहुत मशहूर गाना आप सभी ने सुना होगा। लेकिन आज NCR के इस क्रिकेट मैदान से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये धरती सोना हीरा या मोती तो नहीं, लेकिन रन उगल रही है। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे साल दर साल NCR के धरती से खेत गायब होते चले गए और क्रिकेट के मैदान बनते चले गए। तस्वीरें नोएडा की हैं। ये जमीन जहां अब क्रिकेट का खेल चल रहा है, वो कभी खेती की जमीन हुआ करती थी। यहाँ फसलें लहलहाती थी, लेकिन अब ये हरे भरे खेत बड़ी तेजी से खेल के मैदान में तब्दील हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली NCR में आम लोगों के खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड का अभाव था और किसानों को अपनी खेती घाटे का सौदा लग रही थी। ऐसे में कुछ लोग सामने आए जिन्होंने एक दूसरे की मदद से तीसरा रास्ता निकाला, यानी किसानों की जमीन को लीज पर लेकर उन्हें अच्छी खासी रकम दे दी और इसके बदले उन खेती की जमीनों को क्रिकेट ग्राउंड में बदल दिया। और ये सिर्फ नोएडा का हाल नहीं है, पूरे दिल्ली NCR में किसान इस विकल्प को तेजी से अपना रहे हैं, क्योंकि किसानों को अपनी जमीन से ज्यादा मुनाफा कमाने का रास्ता मिल गया है। अब उन्हें इन खेल के मैदानों से इतना मुनाफा होता है जितना खेती से समय, पैसा और मेहनत लगाने के बाद भी हासिल नहीं हो पाता था। इसका नतीजा ये है कि VPT क्रिकेट स्टेडियम, इटहरा चेरी काउंटी क्रिकेट ग्राउंड, स्मैश ट्री क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट एक्सीलेंस ग्राउंड, गौर स्टेडियम, CK प्ले स्टेशन, वंडर क्रिकेट ग्राउंड, एंजल वॉरियर ग्राउंड, किंग्स पार्क जैसे खेल के मैदान जगह जगह खिलाड़ियों से भरे नजर आते हैं। फसल में एक तो अब ना शुद्ध फसल नहीं रही है ना, एक तो शुद्ध फसल नहीं रही, सब में मिलावटी इंजेक्शन दवाई सब हो रहा है। तो भैया पानी यहाँ पे ऊंचा नीचा हो गया सब, अब जो बारिश के कारण भी फसल नहीं हो पाती जैसे पहले होती थी। तो अब कोई भैया मेहनत के लिए कोई रेडी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। तो हमने इसलिए अपना ग्राउंड में दे दिया। अपना इतना पैसा आता है हमारे पास, जो फसल से अच्छी कमाई होती है हमारे ग्राउंड से, तो इसलिए हमने अपने ग्राउंड के लिए लीज पे दे दिया। यानी अब फसल उगाने वाले खेत बल्ले और गेंद से रन उगा रहे हैं, क्रिकेटरों की नई पौध उगाने के काम आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली NCR में क्रिकेट के मैदानों की भारी कमी है। ऐसे में जब किसानों से संपर्क किया गया और उन्हें एक विकल्प दिया गया तो वे राजी हो गए और अब तो ये एक कारोबार की तरह फैलने लगा है।
और हमने ये देखा कि टीमें बहुत ज़्यादा हैं, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्राउंड लिमिटेड हैं, तो इसलिए जैसे बाकी ग्राउंड वाले ज़मीन अपना लीज पे लेके ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, वैसा ही हमने निकाला। अब हमारे साथ जो साथ के लोग हैं, सब ने बैठ के बात की और किसानों से ज़मीन को खोजा कि ज़मीन हमें मिल गई और हमने उसको ग्राउंड में डेवलप कर दिया। किसान से हमने लीज़ कराया, 5 साल का लीज हुआ। उसके बाद जो उनका पे था वो हमने करने के बाद अपना सारा पैसा लगाया और ग्राउंड रनिंग में ली। लोग भी खुश हैं कि उन्हें अब क्रिकेट खेलने के लिए किसी स्टेडियम को बुक नहीं करना होता, उन्हें कम कीमत में ही खेल का मैदान मिल जाता है। देखिए, बहुत सुविधाएं हुई हैं, सोसाइटी के पास में ही ग्राउंड हो गए हैं। अभी अगर हमारे बच्चे भी क्रिकेट की जो एकेडमीज़ होती हैं ग्राउंड वाले, वो भी चलाते हैं, कुछ NGO भी चलाते हैं, तो वो उस तरह की ट्रेनिंग जो बच्चों को मिल सकती है, जो कि नहीं मिल पाती है क्योंकि ऐसा कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है पास में, तो इन्हीं ग्राउंड में वो भी मिलती है। प्लस हम लोग जैसे दिन भर ऑफिस में रहते हैं, टाइम नहीं मिलता खेलने का, हमें अपनी फिटनेस पे काम करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग भी रात के समय में या शाम के समय में या वीकेंड्स में मौका निकाल कर अपने जो पैशन, क्रिकेट हर बच्चा जो है इंडिया में क्रिकेट खेलता है, पैशन होता है, तो वो उसके पैशन को हम लोग पूरा कर पाते हैं इन्हीं ग्राउंड की वजह से। फिलहाल इस विकल्प से सब खुश हैं, किसान भी, कारोबारी भी और खिलाड़ी भी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि किसानों को ये विकल्प चुनना ही क्यों पड़ रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 16 से 20 बीघा जमीन पर एक क्रिकेट का मैदान तैयार हो जाता है, जिससे सालाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी होती है। लेकिन 16 से 20 बीघा जमीन पर फसल उगाने से 10 से 15 लाख रुपए तक की ही आमदनी होती है। इसीलिए NCR के किसान अब अपने खेतों को लीज पर देकर उन पे क्रिकेट के मैदान बनवा रहे हैं। अभिषेक सिंह, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने करवाई अपनी किरकिरी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को फटकार लगाई और कश्मीर पर दिए गए उनके बयान को सख्त लहजे में खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जायसवाल ने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को POK से अवैध कब्जा छोड़ना होगा। अमेरिकी टैरिफ के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने भारत पर अहम बयान दिया। दरअसल उन्होंने भारत, चीन और रूस जैसे देशों से व्यापार बढ़ाने की वकालत की। उनके मुताबिक ईरान को एशिया के आर्थिक केंद्र वाले देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने चाहिए। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली। हालांकि भारतीय मूल की रेशमा केवल रमनी को जरूर शामिल किया गया है। रेशमा अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की CEO हैं। इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को भी जगह दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि टैरिफ से इतनी आय हो सकती है कि अमेरिका में इनकम टैक्स को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने साल 1870 से 1913 तक का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक तब अमेरिका की आय का मुख्य जरिया सिर्फ टैरिफ था। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और दूसरे इलाकों में भारी बारिश और तूफान के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल वहां हुई इस बारिश का पानी कई इमारतों में घुस गया, साथ ही बिजली और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा। ऐसे में रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। BCCI का सख्त फैसला। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। खबर है कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को BCCI से बड़ा तोहफा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि उन्हें टीम इंडिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। वो भारतीय टीम के लिए T20 खेल चुके हैं और अभी IPL में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में भी खेल रहे हैं। अभिषेक को ग्रेड C में शामिल किया जा सकता है। वहीं चर्चा ये भी है कि नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा को भी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सकता है। खबर है कि BCCI ने टीम इंडिया के 2 कोच को हटा दिया। इसमें सहायक कोच अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच T दिलीप शामिल हैं। इनके अलावा ट्रेनर सोहम देसाई की भी छुट्टी हो गई है। चर्चा है कि यह कार्रवाई ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करने के आरोप में की गई। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया के अंदर की बातें सार्वजनिक हो गई थी। हालांकि अभी तक पूरे मामले पर BCCI की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सचिन तेंदुलकर ने मेघालय के बच्चों के साथ बिताए गए पलों की कुछ तस्वीरें शेयर की। दरअसल सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन और मेघालय सरकार बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए मिलकर काम कर रही हैं। इन्हीं तस्वीरों में सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि और बेटी सारा भी नजर आईं।
अब T20 मुंबई लीग की 6 साल बाद फिर शुरुआत होगी। इसमें रोहित शर्मा भी नजर आ सकते हैं। दरअसल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने रोहित शर्मा को इस लीग का एम्बेसडर बनाया है। ये लीग MCA यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की है। उसे उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव जैसे सितारे भी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। स्टीपल चेस खिलाड़ी अविनाश साबले डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। इसकी शुरुआत 26 अप्रैल से चीन के शियामेन से होगी। अविनाश 3000 मीटर स्टीपल चेस से जुड़े हैं। इसी प्रतियोगिता में मोरक्को के विश्व चैंपियन सुफियाने अल बक्काली भी शामिल होंगे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।